नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साक्य में। आज हम आपको 31 जनवरी को आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए जो एक पोर्शन रहता है ईवीएस, उसके संबंध में वीडियो लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 3, 4 एंड 5 3, 4, 5 की एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर देखने में आता है हम लोग उस ईवीएस के लिए एनसीईआरटी को ना पढ़ के जीएस के पोर्शन को पढ़ते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो उनकी ईवीएस की बुक्स हैं उनसे ही वो पेपर लिया जाता है। सामान्य तौर पर आपने पुराने प्रश्न पढ़ लिए होंगे, उन्हीं के अंतर्गत मैं इस वीडियो में क्लास 5 की एनसीईआरटी है जो पर्यावरण से संबंधित ईवीएस में, जिसको आसपास नाम से बुक आती है, उसके जो कुछ नोट्स हैं, फैक्ट हैं, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर 1 है, उसके अंतर्गत जो फैक्ट आते हैं उसमें हम लोग एक बार नज़र देख लेंगे कि जानवरों में भी देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। हम लोगों ने उसके बाद चींटियाँ जो होती हैं वो ज़मीन पर ऐसी कुछ चीज़ छोड़ते हुए चलती हैं जिससे कि जो पीछे आने वाली चींटी है उसको उसका अनुसरण करके वह उसके पीछे चलती रहती है। इसीलिए अक्सर हमने देखा होगा चींटियाँ एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर चलती हैं। उसके बाद आता है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध देखकर, गंध खासकर जो पैरों के तलवे की जो स्मेल होती है उसको ही देखकर हमें ढूंढ लेता है। उसके और ये कुछ फैक्ट है, उनको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये प्रश्न आ चुका है कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा की गंध से कई किलोमीटर दूर से उसको पहचान लेता है। पक्षियों की जो आँखें हैं उनकी पुतली जो है वो घूम नहीं सकती है। अक्सर जब उन्हें आगे पीछे देखना होता है तो वो अपनी गर्दन को आसपास घुमाकर ही देख पाते हैं। और किसी सामने वाली चीज़ को जब वो गौर से देखते हैं तो उनकी दोनों तरफ से जो नज़र होती है वो एक ही चीज़ पर होती है। और कुछ पक्षी एक बार में ही बाएं और दाएं दो अलग अलग चीज़ों पर भी नज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख लेते हैं। उनकी कुछ लोगों की दूरी है वो 8 मीटर तक की देख सकते हैं कुछ पक्षी। और रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं उनकी हर एक चीज़ 2 ही कलर में दिखती है, एक सफ़ेद और एक काले कलर में। प्रश्न ऐसे पूछे जा चुके हैं ईवीएस में। नेक्स्ट है, सांप जो है वो अपने कंपन जो ज़मीन पर होता है उसी को सुनता है। हम लोगों ने देखा होगा जब कोई मुसीबत जैसे पेड़ पौधे जब होते उन पर बड़े बड़े पक्षी या शेर जब जानवर आता है कोई, तो लंगूर वगैरह या और भी कई जानवर आपस में अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल कर ये बताते हैं कि हाँ कोई मुसीबत आने वाली है। जानवरों को भी हमने देखा होगा भूकंप या बाढ़ जब आते हैं तो वो उन जानवरों की आवाज़ कुछ अलग तरीके से हो जाती है, जिसको हम सुनकर या समझकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कोई आपदा आने वाली है। और जो मछलियाँ होती हैं वो आपस में जो एक दूसरे को चेतावनी देती हैं वो वैद्युत तरंगों से देती हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। और जानवरों की अपनी अपनी भाषा होती है अलग अलग, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कि कभी कभी एक सीज़न या मौसम ऐसा आता है कि जानवरों की नींद कुछ उस हिसाब से होती है। तो पूछा गया है, हाथी के बारे में पूछा जा चुका है कि कितने घंटे सोता है। तो एक हाथी सामान्य स्तर पर 2 से 4 घंटे तक नींद पूरी अपनी करता है। बिल्ली 12 घंटे में करती है, जिराफ 2 घंटे में, अजगर 18 घंटे और गाय 4 घंटे। और छिपकली को हमने देखा होगा सर्दियों के मौसम में कम मालूम पड़ती हैं, तो छिपकली जो होती है पूरे एक सीजन तक गहरी नींद में चली जाती है। नेक्स्ट है स्लॉथ, ये भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है
और ये इसके बारे में प्रश्न आ चुका है कि कौन सा जानवर है वो 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोता रहता है। तो वो स्लॉथ है जो 17 घंटे तक सोता रहता है और उसी से मिलने वाले पत्ते होते हैं उन्हीं को खाकर वो जिंदा रहता है और सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरता है, पेड़ पे ही वो लटका रहता है। नेक्स्ट है, बाघ जो है अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के बारे में ये जानकारियाँ आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर या PDF में इसको पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इससे संबंधित पूछा जा चुका है। सारे नेशनल पार्क हम लोग रीड कर लेंगे। और भरतपुर में घाना पक्षी विहार है। नेक्स्ट है कहानी सपेरों की। सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है और अपने यहाँ जो सांप हैं भारत में वो कई तरह के होते हैं। उनको दुबोइया, अफाइया और करैत, ये सारे जहरीले सांप होते हैं। हाँ, ये छठा पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण है कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। उस व्यक्ति को जो दवाई हम लोग देते हैं वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, उल्टी और दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी को घोलकर पीना चाहिए, उससे डायलिसिस सिस्टम ठीक होता है, इसको डायरिया बोला जाता है। और हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। ये प्रश्न आ चुका है। जुखाम एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, दूध को उबालते हैं हम लोग, ठीक है, उसको उबाल के प्रयोग में लाया जाता है। हरे धनियों को गीले कपड़े में लपेट कर रखने से उसकी ताजगी बनी रहती है। ये जो पर्यावरण में आसपास के दैनिक जीवन में जो कार्य होते रहते हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखा करें। प्याज और लहसुन को नमी से बचा कर रखा जाता है खुले में। एक स्थान पूछा जा चुका है कि आत्रेयपुरम कहाँ है, तो वो है गोदावरी जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। जब अचार रखते हैं किसी कांच या जार में, बोतल में, तो उसको हम सुखाया जाता है कि नमी न रह जाए, वरना तो वो अचार खराब हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है। जो शिकारी पौधे होते हैं उनको हम निपेंथिस कहा जाता है, घटपड़ी पौधे जैसे बोलते हैं। उस पौधे में क्या होता है कि एक घड़े के आकार का होता है और उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। जब वो खुलता है तो एक विशेष गंध से उसकी तरफ कीड़े आ जाते हैं। उसमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, मेंढक हो सकता है, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं। तो जब वो उसके पास आ जाते हैं, उस पौधे के फूल पे या घड़े जैसा बना होता है उसमें अंदर जैसे ही जाते हैं, तुरंत वह पौधा अपने ऊपर ढक्कन लगा लेता है पत्ती का, तो वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। लेकिन अगर इसके बारे में पूछा जाए कि भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में यह मेघालय में पाया जाता है। और ये सब्जियों के बारे में पूछा गया है कई बार कि कहाँ कहाँ से आए गए हैं। तो मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद और चाय, ये भी दक्षिण अमेरिका से आया था। गोभी और मटर यूरोप से लाए गए। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया। असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है। और सोयाबीन कहाँ से आई? चीन से। ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। नेक्स्ट है, एक 650 साल के लगभग पुराना तालाब है, उसको घड़ीसार कहा गया है। और इसको राजस्थान के एक राजा थे गढ़सी, उन्होंने जैसलमेर में बनवाया था। इस तालाब से 9 तालाब, देख आप लोग इसको पढ़ेंगे बुक में या वैसे कभी नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। 9 तालाब उससे जुड़े हुए थे और पानी उसमें बरसने पर उसी एक तालाब से, घड़ीसार से, आसपास के तालाब भर जाते थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। ये पॉइंट इसके कुछ महत्वपूर्ण थे।
इनका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेंगे, किस तरह के तालाब और उन्हें पानी को कैसे इकट्ठा किया जाता है। वहाँ जो पानी भरने की जगह होती है उसमें लगभग जैसे कुआं था उसको बावड़ी कहा जाता है। इसको हम ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि किस राज्य में, तो वो राजस्थान के इलाके में उसको बावड़ी बोला जाता है। अलबरूनी हजारों साल पहले भारत आया था उज्बेकिस्तान से। ठीक है, तरुण भारत संघ पानी के लिए काम कर रही है संस्था, पूछा जा चुका है एक बार। दड़की माई राजस्थान में रहती है। एक चैप्टर है पानी का प्रयोग, इसमें से ये पूछा गया। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग, डेड सी मृत सागर दुनिया का सबसे खारा सागर है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है नमक में। हमने जो वस्तुएं बाहर से अधिक पानी हटाती हैं वे पानी में तैरती रहती हैं, एवं वे वस्तुएं जो अपने बाहर से कम पानी हटाती हैं डूब जाती हैं। जैसे कि हम सुई और जहाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुई अपने बाहर के बराबर पानी नहीं हटा पाती है तो वो उसमें डूब जाती है पानी में, जबकि जहाज़ अपने बाहर के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है और वो नहीं डूबता। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। ठीक है, मृत सागर का इतना खारा पानी है कि उसे 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक निकाला जा सकता है, और क्योंकि उसका घनत्व की वजह से उसमें इंसान आराम से तैर सकता है। ठीक है, तेल पानी में नहीं घुलता है, आपको पता होना चाहिए। और बाष्प, जो गीले कपड़े होते हैं सूखते हैं उसमें क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, यानी जो हीट की वजह से उसका जो जल है वो बाष्पोत्सर्जित होकर उड़ जाता है। दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, क्योंकि नमक पर टैक्स लगाया गया था, उसको हटाने के लिए अहमदाबाद से दांडी तक की समुद्र तट की यात्रा महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे मच्छरों के बारे में कि मलेरिया होता है मच्छरों के काटने से होता है। जब वो उसका बुखार आता है तो मनुष्य के शरीर में कपकपी और एकदम ठंड होने लगती है। उसकी दवाई में हम लोग जो गोली यूज करते हैं वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। ये पूछा गया है कई बार ईवीएस में। जब किसी इंसान बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन या लोहे आयरन की कमी होती है तो उसे अनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। उसमें उसका शारीरिक और दिमागी हालत अस्थिर हो जाती है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून हमें लाल रंग का दिखता है। जब किसी के अंदर ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, यानी कि उसमें खून की बनने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो नहीं होते हैं और व्यक्ति पीला पीला दिखता है, क्योंकि उसका शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। और डॉक्टर्स उसके लिए कमी को पूरा करने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां बताता है। मक्खियों की वजह से जो हैजा वगैरह होते हैं उनको, मक्खियों की वजह से बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारियां। वर्षा के मौसम में पौधा जो हरा हरा निकलता है उसको काई बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि मलेरिया बीमारी जो है वो मच्छर से होती है। ये बात सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने बताई थी, और उसी संबंध में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जब मलेरिया होता है तो उस परजीवी की वजह से होता है जिसे प्लेज्मोडियम कहा जाता है। इसको नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात में। और मादा एनाफिलीज के काटने से ही होता है, नर से नहीं होता है मलेरिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। एनीमिया का चेकअप होता रहता है और आयरन की गोलियां स्कूल वगैरह में हम लोग देखा होगा बढ़ती रहती हैं। सिनकोना पेड़ की छाल को उबाल कर ही मलेरिया के उपचार में हम लोग यूज करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम लोग आमतौर पर देखा होगा जब पहाड़ पर चढ़ते हैं उसे पर्वतारोहण बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रैकिंग बोला जाता है। लेकिन सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि जब चढ़ने को ट्रैकिंग बोला जाता है तो पर्वतों से उतरने को क्या बोलते हैं, नीचे उतरने को, उसे हम बोलते हैं रॉपलिंग। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है इस बार परीक्षा में। और जो पहाड़ पे चढ़ता है उसे पर्वतारोही कहते हैं। बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल हम लोग नदी को पार करने में करते हैं उन्हें
पिट ऑन कहा जाता है। जब चट्टानों पे चढ़ा जाता है उसे रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं हम लोग। और जो आपने देखा होगा चढ़ते पे रस्सी में लटकाने के लिए हुक का प्रयोग किया जाता है, उसे स्लिंग कहा जाता है। ये मैंने बता ही दिया कि पहाड़ से नीचे उतरने को रॉपलिंग कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में भी देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी वो थी बछेंद्री पाल, और विश्व स्तर पर उन्हें 5वां नंबर है, 5वीं महिला थी और भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल। ठीक है, और टेगला गांव के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि वो राजस्थान में बहुत ऊंचाई पर है, 1600 मीटर ऊंचे पे। बछेंद्री पाल बचपन में ही क्लाइंबिंग का उन्हें शौक था, तो वो 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर भी चढ़ गई थी। उनका स्थान पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है। तो ईबीएस में बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी, तो वो उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव के रहने वाली थी और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उनके गाइड जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे और 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए चुना गया था। ये 19वां पॉइंट नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे इसका, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए कि बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा था। और नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है क्योंकि पतली चोटी थी, इसलिए सबसे पहले कदम इन्होंने ही रखा था। और वहाँ पे 43 मिनट तक रही थी ये माउंट एवरेस्ट पर। इसके बाद गोलकुंडा दुर्ग जो है वो हैदराबाद में स्थित है, काकतीय राजवंश के समय में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी जो बाहरी दीवार है उस पर 87 गोलाकार स्तंभ हैं जिनको बुर्ज कहा जाता है। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे। औरंगजेब ने इस गोलकुंडा किले पे आक्रमण किया था, लेकिन वो इतना मजबूत किला था कि उसको ये भेद नहीं पाए और लगभग 8 महीने तक उस किले के बाहर रहा था। उसके बाद इसने आक्रमण करा था। कांसा जो है वो तांबा और टिन को मिक्स करके बनाई जाने वाली मिश्र धातु है और कांसे की बंदूक उस समय चलती थी। ठीक है, मल्लापुरम के बारे में पूछा जा सकता है कौन से ज़िले में, तो वो केरल में है। और पुराने के समय में लोग चमड़े के थैले में पानी भर के ले जाते थे, हम लोगों ने फोटोज़ में और वीडियो कई पुरानी हो उनमें देखा भी होगा। बात आती है अब अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में एक जगह हम लोग टिक कर नहीं बैठ सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो तैरते हुए उड़ते हुए जाते हैं। हम लोगों ने वीडियो देख चुके होंगे अंतरिक्ष की और फिल्मों में भी है। जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो ग्लोब हमने देखा है कि केवल पानी दिखता है वहाँ पे और पृथ्वी नज़र आती है। सुनीता विलियम्स ने वहाँ पर अंतरिक्ष जब गई थी तो वो 6 महीने से ज़्यादा रही थी। ठीक है, सुनीता ने जो अनुभव अपने बताए थे उनको एक बार हम लोग ज़रूर पढ़ें क्योंकि इससे हम उससे संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं कि वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते थे और एक दूसरी जगह जाते थे तो तैरते हुए जाते थे। पानी भी नहीं रुकता था, हम देखे होंगे कई वीडियोज़ में बुलबुले से उड़ने लगते हैं। और जब पानी मुंह वगैरह धुलते थे तो कपड़ा गीला करके उसको रगड़ते थे क्योंकि वो नहीं तो उड़ जाएगा बुलबुला बन के। ऐसी कंघी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और तैरना ही रहता था हमेशा। रुकना होता था तो ये खुद को बेल्ट से बांध लेते थे। इसके बाद सुनीता विलियम्स की उड़ान जो थी 9 दिसंबर 2006 में वह गई थी। ठीक है, 17वां पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि जब कोई कागज़ या पत्ता नीचे गिरता है तो हवा की वजह से उसकी चाल प्रभावित होती है।
अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं उनको काम सिग्नल प्रोवाइड कराना होता है, जिससे टेलीविज़न, टेलीफोन और मौसम वगैरह की जानकारी समय समय पर उपलब्ध मिल रहती हैं हम लोगों को। चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाले विश्व में पूरे संसार में पहले यात्री जो थे व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे 1969 में। सुनीता विलियम्स जब गई थी तो वो 6 माह तक रही थी, तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला भी वे बनी थी। ठीक है। रिफाइनरी का यूज़ हम लोग पता है कि जब पेट्रोलियम विदेश से आता है तो उसको यहाँ रिफाइन करके विभिन्न जैसे एलपीजी, सीएनजी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल ऐसे यूज करते हैं। तो एलपीजी का प्रयोग होता है वो खाना पकाने के लिए किया जाता है, और सीएनजी का वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर पॉल्यूशन नहीं होता है। जो पुराने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले नीचे अवशेष रह गए थे उनसे ही खनिज तेल ज़मीन के नीचे से मिलता है। जब ज़मीन से निकाला गया तेल होता है वो गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज भी रहता है, उनको रिफाइनरी में भेजा जाता है और उससे खनिज तेल से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस वगैरह मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी है, उसमें ये काम होता है। अभी भी हमारे देश में लगभग 2/3 जनसंख्या है वो सूखी लकड़ी और उपले वगैरह का प्रयोग करती है। ठीक है। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ है अकेला रहने वाला, और सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है मुंबई। तो ये ईवीएस के कुछ प्रश्न थे जो क्लास 5 की एनसीईआरटी से हम लोगों ने आपको बताए, इनको नोट करेंगे। अगली वीडियो में 4th की और 3rd की एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।